नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बढ़ती महंगाई का असर एजुकेशन पर भी पड़ता है, क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन 8 से 12% की दर से हर साल बढ़ रही है। मतलब एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल या फिर मैनेजमेंट कॉलेज के खर्चे में पिछले 15 सालों में देख लिया जाए तो कम से कम तो 8 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अगर विदेश में डिग्री लेना चाहते हैं तो यही खर्चा करोड़ों का है। आज बताएंगे आप कैसे अपनी पढ़ाई की प्लानिंग कर सकते हैं। विदेश में पढ़ाई का सपना है तो कैसे करें वहाँ की प्लानिंग। म्यूचुअल फंड में निवेश से कैसे आप हायर एजुकेशन की प्लानिंग करें और कब एजुकेशन लोन आपके लिए लेना सही है। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी हमारे साथ हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं हम मनी गुरु में आज अपनी इस खास पेशकश में। एजुकेशन इन्फ्लेशन, पढ़ाई की प्लानिंग, बहुत सारे बच्चे लगभग इसी टाइम पे तैयार होते हैं, स्कूल से निकलकर कॉलेज जाने को तैयार हैं या फिर हायर एजुकेशन चाहते हैं। अब तो टाइम बहुत बदल गया है, लेकिन टाइम के साथ साथ महंगाई भी बदल गई और बढ़ गई है। मैं प्रवीण आपसे ज़रा समझना चाहती हूँ, आज से कई सालों पहले शायद चीज़ें थोड़ी सी अलग हुआ करती थी। 2-3 स्ट्रीम होती थी। मालूम है कि इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल पढ़ना है, ये एक बहुत बड़े 2 स्ट्रीम्स हुआ करते थे। यहाँ आर्ट्स में जाना है। अब तो ज़माना बदल गया, एआई है, रोबोटिक्स, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे ऑप्शंस भी खुल गए हैं। लेकिन उसी के साथ ही जो एक खर्चा है पढ़ाई का, वो भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एक एमबीए का भी खर्चा या इंजीनियरिंग में भी आपको बहुत करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ज़रा बताइए, बदलते टाइम के साथ एजुकेशन प्लानिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है? जी। बिल्कुल स्वाति, आई थिंक टाइम्स इतने चेंज हो गए हैं। एजुकेशन प्लानिंग नाम की कोई चीज़ मेरे ख्याल से हमारे दौर में एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी जब हमने अपने स्कूल्स पास आउट किए एंड अपनी एजुकेशन की है। बिकॉज़ जितनी भी रेगुलर उस टाइम पे फ़ी होती थी, वो थोड़ा बहुत पेरेंट्स स्ट्रेच करके आराम से अफ़ोर्ड कर पाते थे। बट ओवर द इयर्स इतनी प्राइवेटाइज़ेशन हुई है एजुकेशन में, इतना अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, टीचर्स की सैलरीज़ बेटर हुई हैं, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग हुई है दैट एजुकेशन डेफिनेटली इंडिया में मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से बढ़ी है उसकी जो इन्फ्लेशन है एंड इसलिए हमें प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 4 आई थिंक जो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें एजुकेशन प्लानिंग को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। पहला, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, राइजिंग कॉस्ट। बिकॉज़ जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, स्पेशली हायर एजुकेशन की, वो मेरे ख्याल से हमारी जो नॉर्मल, जो इसको हम कहते हैं दाल-रोटी की जो कॉस्ट होती है, सीपीआई इन्फ्लेशन, उसकी दुगना है। तो अगर हम 5 से 6% की इन्फ्लेशन पे हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें अपनी एजुकेशन प्लानिंग 10 से 12% के इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके करनी पड़ती है। यानी कि स्वाति, एवरी 6 टू 7 इयर्स में आपका जो खर्चा है, जो फी का, वो बेसिकली डबल हो रहा है। तो इसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए प्लानिंग की हमें यहाँ आवश्यकता है। सेकंड, अगर आज हम ये प्लानिंग नहीं कर रहे हैं स्वाति, तब क्या होता है कि जब फ्यूचर में, बिकॉज़ बहुत ऐसे लोग हैं और हम लोग अपने क्लाइंट से भी डील करते हैं, जब बच्चे 9th और 10th में आते हैं ना, दैट इज़ द टाइम व्हेन अक्सर वो थोड़े से जागरूक होते हैं और उनको लगता है कि अब एजुकेशन का टाइम आ गया है कॉलेज का एंड द फीस आर सो हेवी। तो अगर आप इस चीज़ में थोड़े से लेट हुए, तो आपके ऊपर कल को डेट का बर्डन आ सकता है, आपके ऊपर किसी टाइप का फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आपको शायद अपने रिटायरमेंट के जो कॉर्पस है, उसमें से डिग करके अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा लगाना पड़े। तो प्लानिंग आपको शुरुआत से ही करनी है। तीसरा, अगर आपने शुरू में प्लानिंग नहीं की है, देन स्वाति कहीं न कहीं शायद हमें आगे चल के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कि जिस कॉलेज में आप चाहते हैं आपका बच्चा जाए, वहाँ की शायद अफोर्डेबिलिटी आपके पास, आपके बेसिकली हाथ में ना हो। तो अगर आपने शुरू से इस चीज़ को सोच के चला है कि कहाँ पे आपका बच्चा जा सकता है, किस टाइप के आपने रेंज ऑफ कॉलेजेस, बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली तो हमें नहीं पता होता कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। बट एक ब्रॉडर प्लानिंग के साथ अगर आप चल रहे हैं, तो आप बेटर इक्विप्ड हो सकते हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। एंड आई थिंक फोर्थली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो एक डिसिप्लिन है उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो अगर आपने अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग के लिए मेरे ख्याल से डिसिप्लिन इनकलकेट किया है, तो मेरे ख्याल से उससे बच्चे को भी एक कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आता है दैट थिंग्स आर बेटर मैनेज्ड और मेरे ख्याल से एक कहीं न कहीं पढ़ने का और कल को मेरिट हासिल करने का एक मेरे ख्याल से वहाँ पे मोटिवेशन मिल सकता है। सो एजुकेशन प्लानिंग आई थिंक ओवरऑल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है एंड इसको अब बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है आज के दौर में। बिल्कुल। और आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा शायद अवेयर भी हैं।
एजुकेशन को लेकर किस लिहाज से? क्योंकि वैसे भी महंगाई तो बढ़ रही है, इस लिहाज से भी क्योंकि प्राइमरी स्कूल से ही एक जो बेस है वो बनना शुरू हो जाता है। अगर आप बच्चे को अपने एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो तो आप उसी बोर्ड में बच्चे को पहले से ही डाल लेते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन अब अवेलेबल है। हम आईबी बोर्ड देखते हैं, आईजीएसई बोर्ड देखते हैं, बेसिकली ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज बोर्ड का जो एक्सपोजर है वो इंडिया में बढ़ गया है। ऋषिकेश, इससे एक प्लानिंग का एक नया जो आयाम है वो खुलता है कि आप जब बच्चा नर्सरी या फिर केजी में ही या फिर प्राइमरी स्कूल में ही है, आपने उसके लगभग 15 साल के बाद का एक विजन देख लिया है कि हम इस बच्चे को फॉरेन की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पसंद करेंगे या उसको ले जाएंगे। दैट मीन्स आपको जब बच्चा छोटा है, 5 साल का ही है, उसके 18 साल के होने पर जब वो बाहर जाएगा बच्चा, तब की प्लानिंग करनी पड़ेगी। दैट मीन्स 12 साल का एक लॉन्ग टर्म विजन है आपके सामने, जो कि तैयारी करने के लिए काफ़ी है। तो एक इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कैसे कैसे पढ़ाव आते हैं? नमस्ते स्वाति जी, प्रवीण जी नमस्ते, और सारी दर्शकों को नमस्ते। तो ये सवाल है कि अगर नवजात शिशु है या फिर 3-4 साल के शिशु है जिनकी एजुकेशन प्लानिंग करनी है, तो वो किस हिसाब से की जाएगी। जैसे प्रवीण जी ने बहुत खूबसूरती से दर्शाया कि सबसे इम्पोर्टेंट घटक जो है वो है इन्फ्लेशन, उसको फैक्टर इन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा घटक ये है कि हमारे पास समय कितना है। तो एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा। समझो एक नवजात शिशु है जिनकी एजुकेशन एक्सपेंस की हमको तैयारी करनी है, तो सर्वप्रथम हमको देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन कितना फैक्टर इन करना है। तो जैसे प्रवीण जी ने बहुत सही कहा कि 9 से 11% का इन्फ्लेशन माना जाता है एजुकेशन में, और जबकि सीपीआई इन्फ्लेशन 4 से 6% के बीच में होवर अराउंड करता है। अगर 9 से 11% का इन्फ्लेशन है तो उसको मात देना बहुत जरूरी है। और अगर ग्लोबल एजुकेशन है तो वहां पे भी इन्फ्लेशन के अंदर हमको रुपी डिप्रिसिएशन फैक्टर इन करना पड़ेगा। 4 से 5% का रुपी डिप्रिसिएशन फैक्टर इन करना पड़ेगा। अगर हम रुपी डिप्रिसिएशन फैक्टर इन कर लेते हैं तो वहां पे भी इन्फ्लेशन नंबर करीबन 9 से 10% का आता है। तो अगर एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, अगर कोई नवजात शिशु है जिनकी एजुकेशन प्लानिंग करनी है, तो समझो आज के तारीख में आईआईएम अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। आईआईएम अहमदाबाद की फीस करीबन 30 लाख की है। अगर मैं इन्फ्लेशन 9-10% का इन्फ्लेशन जोड़ लूं अगले 20 सालों के लिए, तो खर्चा वहां पे 20 सालों के बाद, आज अगर 30 लाख है तो 2 करोड़ 10 लाख का खर्चा होगा। अब इस 2 करोड़ 10 लाख की प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज्यादा समय है तो हम इक्विटी को अपना सकते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। तो पहले 15 साल जो है हमारे पास, वहां हम इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। वहां पे हम एसआईपी कर सकते हैं 20,000 की। अगर हम पहले 15 सालों के लिए 20,000 की एसआईपी करते हैं तो कुल मिला के हमारे पास राशि होगी 1 करोड़ 13 लाख की जमा हो जाएगी 15 साल के बाद। 15 साल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 20 साल का समय है। एन मौके तक हम इक्विटी में निवेश करके नहीं रह सकते, क्योंकि इक्विटी वॉलेटाइल मार्केट्स है, और उस समय पे अगर मार्केट्स डाउन हो तो उस समय पैसे हैंडी नहीं आएंगे। तो इसलिए 15 साल में पूरा पूरा इक्विटी में निवेश करना चाहिए। 15 साल के बाद 70% इक्विटी और 30% डेट के हिसाब से निवेश करना चाहिए। 20,000 की एसआईपी अगर चालू रखे तो 20 साल के बाद हमारे पास एक कॉर्पस जमा होगा, वो होगा 2 करोड़ 10 लाख का। तो इस हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। अगर ग्लोबल एजुकेशन की बात करते हैं तो उस वहां पे भी इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, बैक ट्रैक करके डिस्काउंट करके देखना पड़ेगा आज कितना खर्चा है, और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 12 साल या 15 साल या 20 साल के बाद क्या खर्चा होगा, उस हिसाब से एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर बहुत ज्यादा समय है तो इक्विटी को अपना लो। 10 साल 7 साल 10 साल के ऊपर अगर समय है हमारे पास तो आप इक्विटी को अपना सकते हो, नहीं तो आपको 70-30 के रेशियो में निवेश करना चाहिए। अगर समय बहुत कम है, 70% इन इक्विटी और 30% इन डेट। तो जैसा एक वैसे भी रूल फाइनेंशियल प्लानिंग में हम देखते हैं कि जितना लंबा आपके पास निवेश होराइजन है, बहुत दूर का आपका गोल है 15-20 साल का, तो शुरुआती जो साल है मैक्सिमम जो पोर्शन है, जैसा ऋषिकेश ने बताया, आप इक्विटी फंड में डालिए। उसके बाद जैसे 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 आप अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन ज़रूरी है, वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में इक्विटी में ज़्यादा रहती है, डेट का एक्सपोजर बढ़ाना बिल्कुल सही है, जिससे आप अपने गोल की तरफ अच्छे से बढ़ेंगे। पर अगर स्टेज वाइज अब हम प्रॉब्लम समझें, हम ये देखना चाह रहे हैं कि नियर टर्म है, अब बच्चे को हमें भेजना है बाहर, बच्चा ऑलरेडी अपने मीडियम क्लास में वो पढ़ाई कर रहे हैं, टुवर्ड्स 8, 9 या 10th है, 2-3 साल के बाद लग रहा है कि
बच्चे ने भी डिसाइड किया कि मुझे तो बाहर पढ़ाई करनी है या हायर एजुकेशन के लिए अच्छा कोर्स करना है, तो ये जो 1 से 3 साल का जो टाइम होता है क्योंकि कम होता है, क्योंकि ऋषिकेश ने जैसा अभी बताया कि आपको डेट में ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए, तो ये जो 1 से 3 साल का जो एक छोटी अवधि का पीरियड है बच्चे की पढ़ाई के लिए, यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट्स को एक पेरेंट को चूज करना चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए? जी। एब्सोल्युटली स्वाति, जैसे अभी ऋषिकेश जी ने बताया कि जो हमारा होराइज़न है, आई थिंक वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि एजुकेशन गोल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे ने 2 साल बाद कॉलेज जाना है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है फंड्स की, वो 2 साल के बाद ही होगी। तो डेफिनिटली जब हम प्लानिंग कर रहे हैं एज़ पेरेंट्स, आई थिंक कहीं न कहीं सबसे पहले हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा आज से मान लीजिए 1 से 3 साल, जो हम थोड़ा नियर टर्म बोल के चल रहे हैं, अगर उतने में बच्चे ने कॉलेज जाना है, तो हमारे जो फंड्स की चॉइस है या हमारे प्रोडक्ट्स की चॉइस है, वो थोड़ी-सी कंज़र्वेटिव हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स को ये समझना है कि स्वाति, हम लोगों का जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, उसको भी हमें थोड़ा रिड्यूस करना है। क्योंकि हम कोई भी मैजिक फ़ॉर्मूला लगा के इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फंड्स की चॉइस है, वो थोड़ा कैपिटल प्रिज़र्वेशन की तरफ ज़्यादा जाएगी रादर देन कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इसमें मेरे ख्याल से हम सेगमेंट्स बना के चल सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपके बच्चे ने आज से 2 साल बाद कॉलेज एंटर होना है, तो कुछ फी आपकी 2 साल बाद लगेगी, फिर आपकी कुछ फी 3 साल बाद लगेगी, बिकॉज़ आप ट्रांचेज़ में फी पे करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉज़िट्स एक सिंपल ऑप्शन आपके लिए निकल के आता है। बट फिक्स्ड डिपॉज़िट्स, क्योंकि हमें एक रियल रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर स्पेशली आप हायर इनकम स्लैब में हैं, उतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं बैठता है। आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न्स और पोस्ट इन्फ्लेशन बहुत ही कम हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम आर्बिट्राज फंड्स को चुन सकते हैं। मान लीजिए आपने अब से 1 से 1.5 साल बाद आपके बच्चे ने जाना है, तो एक शुरुआत आप आर्बिट्राज फंड्स के साथ कर सकते हैं। आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी को देख सकते हैं, जहाँ थोड़ा 25% तक आपका इक्विटी हो, बट अगेन थोड़ा टैक्सेशन को देखना होगा। उसके साथ-साथ स्वाति, मेरे ख्याल से कुछ और हाइब्रिड की कैटेगरीज़ हैं, जैसे कुछ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हैं, जहाँ पे वो 35% तक इक्विटी में दे रहे हैं हमें एक्सपोज़र, पर वहाँ पे हमारा आर्बिट्राज प्लस अनहेज्ड इक्विटी का मिला के वो 35% बनता है। तो फॉर एग्जांपल एक पराग पारिक का फंड है, डायनामिक एसेट एलोकेशन, थोड़ा-सा कंजर्वेटिवली वो मैनेज करता है अपने बैप को। तो इस तरीके के फंड्स का चुनाव करके मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाना चाहिए, जहाँ पे आप रिस्क बहुत अधिक नहीं ले रहे हैं। आपका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बिल्कुल लो रिस्क में है, पर आपने एक हल्का-सा छोटा पोर्शन इक्विटी की तरफ भी डाल दिया है, ताकि जो आने वाले सालों के ट्रांचेस होंगे, वहाँ पे शायद आप थोड़ा-सा बेहतरीन रिटर्न भी देख सकें और आपकी टैक्सेशन कम हो जाए। सो यहाँ पे आपके फिक्स्ड डिपॉज़िट, डेट म्यूचुअल फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स की एक ओवरऑल मेरे ख्याल से मिश्रण से एक आपको डिसेंट पोर्टफोलियो मिल सकता है। ओके, तो 1 से 3 साल के लिए आपको थोड़ा-सा डेट हेवी पोर्टफोलियो रखने की ज़रूरत है। यहीं पर एसेट एलोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी बात ऋषिकेश भी कर रहे थे। बट इन टर्म्स ऑफ प्योर परसेंटेज नंबर्स अगर समझें, हम 2 से 3 साल के एक होराइज़न की बात करें ऋषिकेश, व्हिच कैन गो टिल 18 इयर्स, मतलब 15 से 18 साल तक के लिए भी, अगर हमें लॉन्ग टर्म जिसके अभी हम ज़िक्र कर रहे थे। तो इक्विटी से डेट का एलोकेशन अगर आप थोड़ा दर्शकों को फिर से रिपीट कर पाएँ, एक एग्जैक्ट एलोकेशन कैसा रहना चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए? जी स्वाति जी, समय बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है निवेश का। तो अगर निवेश का समय या अवधि जो है 1 साल के अंदर है, तो 100% जो है वो डेट में होना चाहिए। अगर अवधि 2 से 3 साल के बीच में है, तो 70% जो है वो इक्विटी में जा सकता है और 30% डेट में जा सकता है। अवधि अगर 5 से 7 साल के बीच में है, तो 80% जो है वो इक्विटी में जा सकती है और 20% जो है डेट में जा सकता है। लेकिन अगर अवधि 15 से 18 साल के बीच में है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो आप इक्विटी को अपना सकते हो, जहाँ पे रिटर्न पोटेंशियल करीबन 14% का है, और डेट में कुछ ना रखें, क्योंकि इक्विटी जो है, एक विश्लेषण हमने किया था, एक एनालिसिस हमने किया था, जहाँ पर पता चलता है इंसान डेट में पैसे इसलिए लगाता है ताकि स्टेबिलिटी आ जाए पोर्टफोलियो में। एक स्टेबिलिटी होता है, दूसरा लिक्विडिटी होता है। लेकिन हम सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास 18 साल है। लिक्विडिटी की तो जरूरत नहीं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो 18 सालों के बाद आएगा। 7 सालों के बाद इक्विटी का बर्ताव जो है, या जोखिम जो है, वो डेट के समान हो जाती है। तो 7 साल अगर आप इक्विटी में डालो, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इक्विटी करीब करीब 1-1.5% के दरमियान हो जाती है। रोलिंग रिटर्न्स की हम अगर बात करें, तो वही स्टैंडर्ड डिविएशन डेट की भी 1.5-2% की होती है, अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में डालो।
तो जोखिम जो है वो समान हो जाती है। 7 से 10 सालों के बीच में अगर आप 10 साल अगर आप पकड़ के चलो तो 10 सालों से ऊपर इक्विटी जो है जोखिम के हिसाब से डेट जैसा बन जाता है। तो इक्विटी में अगर निवेश करते हो तो 14% जो काफी कंपाउंडिंग के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और काफी वैल्यू ऐड कर सकता है। तो इस हिसाब से ब्रेकडाउन्स हो जानी चाहिए समय के हिसाब से। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर कट चार्ट है आपके लिए ऋषिकेश ने जो बनाया है कि छोटी अवधि तो इक्विटी ज़्यादा, जितना लंबा टाइम छोटी अवधि में आपको रखना चाहिए डेट थोड़ा ज़्यादा पोर्शन, और इक्विटी में थोड़ा सा आपको पूरा फुल ऑन आप इक्विटी में जा सकते हैं। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एजुकेशन लोन लेना कब सही कब नहीं, और क्या बच्चे के लिए इंश्योरेंस प्लान लेना ज़रूरी है, इस पर भी रहेगी चर्चा थोड़ी देर में। बच्चे को पढ़ाना है बाहर या फिर अच्छे यूनिवर्सिटी में डालना है तो कैसे आप कर सकते हैं स्टेज वाइज प्लानिंग, जान रहे हैं ऋषिकेश पालवे और साथ ही प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ है। प्रवीण, अब ज़रा बताइए, 3 से 7 साल का हमारे पास हाथ में टाइम है जब बच्चे को हायर एजुकेशन अपने मनपसंद कोर्स करना है आफ्टर कॉलेज या स्कूल, उसकी तैयारी, और उसके बाद अगर मानिए टाइम थोड़ा और बड़ा है, थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग पेरेंट्स कर रहे हैं, 7 साल से ज़्यादा का टाइम है, यहाँ पर किस तरीके का प्रोडक्ट मिक्स आपको लग रहा है सही? जी। बिल्कुल, स्वाति, पहले इसके लिए एक मैं उदाहरण दे देती हूँ, क्योंकि हम लोग नंबर्स के साथ समझते हैं। मान लीजिए आज आपके बच्चे छोटे हैं, तो हम लॉन्ग टर्म वाला पहले एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आज आपका बच्चा छोटा है, 3 साल का है, और मान लीजिए आपकी 4 साल की एक कॉलेज की फ़ी करीबन 25 लाख है आज। आज से 15 साल बाद जब वो 18 साल का हो जाएगा, तब ये फ़ी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर निकल चुकी होगी, अगर हमने सिर्फ 10% का भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया। तो लॉन्ग टर्म की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे भी ऋषिकेश जी ने भी स्ट्रेस किया कि हमारा इक्विटी ज्यादा होना चाहिए, और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारी जो इनकम है, आमदनी है, वो लिमिटेड है। अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए एक 7% का प्रोडक्ट चूज कर लिया सेम गोल को हासिल करने के लिए, तो हमें हर महीने करीबन 33-34 हजार रुपए साइड में रखने पड़ेंगे, जो काफी ज्यादा रकम है 15 साल के लिए। यही अगर हमने इक्विटी को चुना और हमने 12% के रिटर्न्स भी लेके चले, तो हमें करीबन सिर्फ 21,000 रुपए की एसआईपी करने की जरूरत होगी। और उसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने आज 12,000 की एसआईपी से शुरुआत कर ली और हर साल 10% से स्टेप अप कर लिया, तो हमारे पास वो चॉइस रहेगी। यानी कि अगर हमने सही एसेट क्लास चुन लिया स्वाति, तो हमारा जितना रिसोर्स है जो लिमिटेड है, उसका बेटर डिप्लॉयमेंट हो सकता है। तो अगर आपका लक्ष्य दूर है, 7 इयर्स एंड अबव है, तो डेफिनेटली आपका जो मेजॉरिटी पैसा है वो इक्विटी में होना चाहिए। और मेरे ख्याल से उसमें आप एक एक्टिव और एक पैसिव फंड के मिश्रण से चल सकते हैं। वहां पे आपका डेट कंपोनेंट कम हो सकता है, और अगर आप डेट का कंपोनेंट थोड़ा रखना चाहते हैं, मान लीजिए 10 से 20%, तो वो आपकी पीपीएफ और मेरे ख्याल से सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम्स से बेहतर आपको कुछ मिल नहीं सकता है, अगर सही में आपका उतना लॉन्ग टर्म होराइजन है। और जो हमारा मीडियम टर्म होराइजन है, जैसे 3 से 7 साल का, यहाँ पे स्वाति अगर हम कितनी भी कोशिश करें, तो हम बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं चल सकते, अगर हमने बहुत अधिक रिस्क नहीं लिया, और हम इस गोल में बहुत अधिक रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अगर 4 साल का होराइजन है मान लीजिए, और हमें सेम 25 लाख की जरूरत है और 10% का इन्फ्लेशन है, तो हमें करीबन 37 लाख की जरूरत होगी आज से 4 साल बाद, और उसके लिए आज की तारीख में हमें करीबन 64,000 की एसआईपी करने की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमने सिर्फ 9% की कैलकुलेशन की है, बिकॉज हमने थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेट का मिश्रण लिया है, तो हमने 12% से घटा दिया और हम इसको 9% पे ले आए अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को। और अगर कोई पेरेंट लमसम करना चाहते हैं, तो उनको 17-18 लाख का यहाँ पे लमसम करने की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स हैं, वो हाइब्रिड्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके बैलेंस एडवांटेज फंड्स और मल्टी एसेट फंड्स। मेरे ख्याल से यहाँ पे डाउनसाइड आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी और अपसाइड का भी पोटेंशियल है। उसके साथ जो आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, वो कंपैरेटिवली ज्यादा लार्ज कैप टिल्टेड हो, पर थोड़ा कंपोनेंट आपका मल्टी कैप जैसे फंड्स में हो सकता है। पर आप प्राइमरीली थोड़ा ज्यादा लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो बना के चलिए, अगर आपका 4 to 7 इयर्स का होराइजन होगा। ओके, तो ये हमने प्लानिंग देखी 3 से 7 और 7 साल से ऊपर की, जो आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। ऋषिकेश, यहाँ पर एक एस्पेक्ट पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा गोल है जिसके लिए लोन भी उपलब्ध है,
और एजुकेशन लोन इट्स अ गुड लोन, आप जिसको रिपे कर सकते हैं, और इसको हम गलत नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि कब लें, कैसे लें और कितना लें। तो एजुकेशन लोन पर आपका क्या व्यू है? एजुकेशन लोन कब लेना चाहिए? स्वाति जी, अधिकतर देखा जाता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का खर्चा सबसे अधिक होता है, तो वहाँ पे हमने लोन लेना बहुत ज़रूरी है। पर कुछ लोन लेने के पहले डूज़ और डोंट्स है, वो समझने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ब्याज दरें हम क्या चुनाव कर रहे हैं, इसका बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट आ सकता है आपके फ्यूचर अर्निंग्स पे। तो कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप पब्लिक बैंक से लोगे, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट करीबन 8 से 10% के बीच में मिल सकता है, और अदर बैंक्स की तरफ जाते हो आप, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ऊपर होता है। तो जब आप बैंक्स का चुनाव कर रहे हो, तो पब्लिक बैंक के पास अगर आप जाओगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम लगते हैं। दूसरी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोरेटोरियम पीरियड एक मिलता है। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब है ग्रेस पीरियड मिलता है। इस पीरियड में अगर क्या है, हर एक बैंक का अलग-अलग होता है, तो आपने किसका चुनाव करना किया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर आप चुनाव कर रहे हो, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके जब कोर्स चालू है, तब आपको ईएमआई भरना ना पड़े, क्योंकि जब आप शिक्षा ले रहे हो, तभी आमदनी का कोई सोर्स नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है मोरेटोरियम, जिसे हम कहते हैं 6 महीने, 12 महीने का अगर ग्रेस पीरियड आपको मिल जाए, आपकी शिक्षा खत्म होने के बाद भी। कई बार ऐसे होता है कि शिक्षा खत्म होने पे जॉब नहीं मिलता। जॉब मिलता भी है तो फिर सैलरीज़ कम होती है। अगर आपके पास 6 महीने या 12 महीने का अवधि है, ग्रेस पीरियड है, जहाँ से आपके ईएमआईज़ चालू हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको अगर अच्छी नौकरी मिल जाए, तो ईएमआईज़ फुलफ़िल हो सकते हैं। अगर ना हो, तो आपको नौकरी लेने का समय मिल जाता है 6 से 12 महीने का। तीसरी चीज़ है कि टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको अंडर सेक्शन 80E, वो लेना कभी ना भूलना चाहिए अगले 8 सालों के लिए, आपका कोर्स खत्म होने के बाद। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अगर स्कॉलरशिप मिलती है, कई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है, हम उसकी जाँच-पड़ताल करना भूल जाते हैं। जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, वहाँ पे लो, और जहाँ पे एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपकी ट्यूशन फीस हो या फिर बुक्स का खर्चा हो, तो वो आप लोन के द्वारा कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर आपको ब्याज लगेगा आगे चल के। कुछ चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते, फाइन प्रिंट जो होती है, मैं स्टूडेंट्स को और उनके पालकों को बताना चाहता हूँ कि जो फाइन प्रिंट्स होती है, वो बड़ी बारीकाई से पढ़ें, क्योंकि फाइन प्रिंट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लोन रीपेमेंट या टर्मिनेशन ऑफ लोन, ये सारे क्लॉज़ेज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। और लास्ट की आपके जो रीपेमेंट्स हैं, उसको आप डिले ना करो, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जब चढ़ता है, वो काफ़ी खर्चा बढ़ जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आप मद्देनज़र रखते हुए लोन ज़रूरी लेना चाहिए, स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए, जहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। कई जगहों पे अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी खर्चा ज़्यादा होता है, और हर एक जन अलग स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से आता है, तो उनके हिसाब से वो लोन ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, लोन लेने से पहले इसकी जाँच-पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। और एक और एस्पेक्ट जिस पर मैं ब्रीफली चाहती हूँ आप प्रवीण बताएँ, इंश्योरेंस प्लान, जो चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, उपलब्ध हैं। क्या ये लेना एडवाइज़ेबल है? जी, स्वाति, जो मेरे ख्याल से जो चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान्स हैं, इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग होती है, तो हर पेरेंट को लगता है कि अगर हमने एक चाइल्ड का इंश्योरेंस प्लान ले लिया है, तो उसकी एजुकेशन का सारा खर्चा पूरा हो जाएगा और उनने अपना पूरा जॉब कंप्लीट कर लिया है। बट हमने अक्सर देखा है कि इस टाइप के प्लान सफाइस नहीं करते हैं, और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की जो ये बंडल प्रोडक्ट है, इसमें कॉस्ट थोड़े हाई हो जाते हैं, बिकॉज़ आपके मोर्टेलिटी चार्जेस कटते हैं। थोड़ी इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर आपके बच्चे ने 7-7 बाल 7 इयर्स के बाद मान लीजिए कॉलेज जाना है और आपने अभी ऐसा एक प्रोडक्ट ले लिया है जिसका पेमेंट टर्म ही 10 इयर्स का है, तो कई बार वो मिसमैच हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बेटर है कि जो पेरेंट है वो अपने लिए एक टर्म प्लान रखें, जिसमें इस चीज़ को ज़रूर फैक्टर इन करें कि अगर उनको कुछ हो गया तो उनके बच्चे की एजुकेशन जेपरडाइज़ ना हो, वहाँ पे उनके पास एडिक्वेट फंड्स हों। और एक सिंपल जो चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान को आप अकेले में पूरा कंप्लीट मान के मत चलिए। अगर आप ऐसा कुछ खरीद चुके हैं, आप प्लीज़ चेक करिए कि कब मैच्योर होगा और कितना पैसा आ रहा होगा, एंड इन मोस्ट केसेज़ वो इनएडिक्वेट निकलता है। तो मैं बोलूँगी कि इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। आई थिंक सिंपल गवर्नमेंट स्कीम्स और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक पोर्टफोलियो बनाइए आप, अपना पीपीएफ
सुकन्या समृद्धि के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। एंड आप इंश्योरेंस कवर एक सिंपल टर्म प्लान से जो पेरेंट्स हैं उनको अपना लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कुछ स्मार्ट टिप्स है जिसके ज़रिए आप अपने बच्चे की एजुकेशन को फाइनेंस कर सकते हैं। पहले आप म्यूचुअल फंड का रास्ता या फिर कोई और भी जो प्लान्स हैं, आपके गवर्नमेंट प्लान्स हैं, वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डालिए। फिर जो ज़रूरत पड़ती है उस ज़रूरत को आप एजुकेशन लोन के ज़रिए भी पूरा कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं अपने बच्चे के करियर और सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए। मैं बहुत धन्यवाद करूँगी ऋषिकेश आपका और साथ ही प्रवीण आपका भी, आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एक छोटे से ब्रेक का भी वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।